हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। तो फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। किसी मेटेलिक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये हमने कंसिडर किया मेटल है, तो मेटल के ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें से चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ओके, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दैट मीन्स आई फॉर करंट, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। तो टोटल चार्ज का फ्लो होना किसी मेटेलिक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट total charge flows through a cross section area of conductor with respect to time is called electric current। अब देखो ये करंट है, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। जो चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। राइट। तो फर्स्ट करंट के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था, करंट के बारे में बताया था एम्पियर ने। इसलिए करंट का ऐसा एम्पियर है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, एंड टाइम का सेकंड है, क्या है, ऐसा यूनिट। ओके ओके। तो देखो ये जो करंट है टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टोटल चार्ज फ्लो होगा किसी कंडक्टर में से और उसमें टाइम कितना लग रहा है। अगर चार्ज फ्लो होने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो करंट कम मिलेगा। अगर चार्ज बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, टाइम बहुत कम है, तब करंट ज्यादा मिलेगा। ओके, दैट मीन्स एक करंट का मैक्सिमम होगा जब टाइम मिनिमम हो और चार्ज जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम हो, तभी हमें करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, सर्किट क्या होता है। सर्किट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम जिसमें बैटरी होगा, कंडक्टिंग वायर होगा, बल्ब होगा और एक क्या होगा, एक स्विच होगा। तो इन सारे सिस्टम को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्किट। राइट। तो एक सर्किट में क्या क्या होगा, एक बैटरी है, कंडक्टिंग वायर है, एक बल्ब है। ओके, तो ये क्या है, ये बैटरी है, ये बल्ब है और एक की है, कंडक्टिंग वायर है। इन सारे चीजों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, सर्किट। राइट। अब सर्किट भी टू टाइप का होता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अगर ये की क्या है, ऑफ है, ऑफ है मतलब ये सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट। अगर इस की को क्या करेंगे, हम ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। ओके ओके। अब देखो हमने जो सर्किट यहाँ पर लगाया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो करंट, स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं सर्किट में। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो इसी सर्किट को हम ले लेते हैं कि इसमें हमें देखना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया बल्ब और इसमें हमने एक डिवाइस लगा दिया। क्या है डिवाइस, ये डिवाइस है अमीटर। क्या है, अमीटर एक डिवाइस है। ओके ओके, एक डिवाइस है, क्या है ये, अमीटर। ओके, तो अमीटर का काम क्या होगा, अगर इस सर्किट में से स्मॉल अमाउंट में भी अगर करंट पास होगा, ये तुरंत डिफ्लेक्शन शो करेगा नीडल, और ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस सर्किट में से कोई करंट पास हो रहा है। राइट। तो जैसे ही ये स्विच को ऑन करेंगे तो हमें अगर इस सर्किट में स्मॉल अमाउंट में भी करंट होगा तो इजीली हमें पता चलेगा, इस जो अमीटर है वो इंडिकेट कर देगा कि हाँ इस सर्किट में से करंट पास हो रहा है। तो देखो सर्किट अमीटर का जो प्लस वाला है, तो आपको कैसे कनेक्ट करना है, जो अमीटर का प्लस है वो बैटरी के प्लस के साथ ही कनेक्ट करना है, और जो अमीटर का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्ट होना है। ओके, तो अगर इसमें स्मॉल अमाउंट भी करंट इसमें से पास होगा तो हमें डिटेक्ट
करके बता देगा कि इसमें से करंट पास हो रहा है। ओके, तो ये सिस्टम है। तो ये भी क्या है, एक सर्किट है, और इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये I इक्वल टू Q अपॉन T, I फॉर करंट, T फॉर चार्ज, Q फॉर चार्ज एंड T फॉर टाइम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, उसका साइन क्या होता है। तो सेल को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सेल को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला होगा सेल में, और जो बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा। तो ये सेल के लिए है। कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कनेक्टिंग वायर के लिए सिंबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब के लिए क्या करना है, आपको ऐसा वाला सिंबल बनाना है, ये बल्ब के लिए सिंबल हो जाएगा। स्विच ऑन एंड ऑफ के लिए, तो अगर स्विच ऑन है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये स्विच ऑन के लिए, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। ओके, ऑफ के लिए ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसे बना सकते हो। तो ये हो जाएगा स्विच ऑन ऑफ के लिए, राइट। अब बैटरी, तो देखो सेल और बैटरी में थोड़ा डिफरेंट है। सेल में 1 प्लस और माइनस, बैटरी में ऐसे बहुत सारे लगा देना है। तो देखो ये हो गया 1 छोटा, एक बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा वाला आएगा, फिर छोटा, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा, बस ऐसे। ओके, तो देखो आपको क्या देखना है कि लास्ट में पहला बड़ा वाला लियो तो लास्ट में छोटा वाला लेना है, तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, और बीच में जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा वाला आपको लेना है। तो इसके लिए बैटरी का सिंबल ऐसा होगा। तो ऐसा 2, 3, 4 कुछ भी पेयर में हो सकता है। रेजिस्टर, तो रेजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि ऐसे रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो वेरिएबल रेजिस्टर मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा रेजिस्टर जिसको हम जिसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इस टाइप का सिंबल लगता है। ओके, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अमीटर। तो अमीटर के लिए ये ऐसा होगा, ये अमीटर लगा होगा, अगर ये मान लो अमीटर है तो इसके अंदर में ए लिखा होगा बड़ा वाला, और ए का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला रेड होगा, और जो नेगेटिव वाला वो ब्लैक कलर का होगा। तो जब कनेक्ट जब भी करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अमीटर का यूज किस लिए होगा, अमीटर को करंट यूज मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे। वोल्टामीटर भी सेम होता है। तो वोल्टामीटर में ऐसा ही डिवाइस होता है, बट इसका यूज किस लिए होते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसमें भी वैसे ही सेम डिवाइस है, इसका यूज होता है वोल्टेज कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए। फ्यूज वायर का काम क्या है, अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज वायर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल होता क्या है, चलो इसको समझने से पहले सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर मानो यहाँ पर 2 व्हीकल है यहाँ पर, ओके, और दोनों जो है वो कनेक्ट है एक पाइप के थ्रू। ये पाइप क्या है, अभी यहाँ पर एक बंद करके रखा गया है, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या किया हमने, इसको वाटर यहाँ पर हमने इसके अंदर कुछ वाटर हमने फिल कर दिया, और इसमें कुछ वाटर फिल कर दिया। इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल कम है, ठीक है। ओके, अब देखना कि जैसे ही हम यहां से ओपन कर देंगे तो होगा क्या कि जो वाटर है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू होगा, राइट। दैट मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होगा। सेम ऐसे ही होता है चार्ज में। तो जो हायर लेवल होता है चार्ज में, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो लोअर लेवल होता है पोटेंशियल का, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। हम एक सर्किट बना है, ये चलो हमने एक सर्किट बना दिया, राइट। ये हमने क्या बना दिया, एक सर्किट। देखो यहाँ पर लंबी वाली जो लाइन दिख रहा है, ये होगा प्लस का, छोटा वाला माइनस का।
प्लस माइनस इसका मतलब है ये जो भी बैटरी आप लिए हो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो ये चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप बैटरी स्विच को ऑन करोगे ये क्या होगा, इसमें से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है, तो हमेशा हाइयर से लोअर का डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा। ओके, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि टू टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, टू टर्मिनल में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होना, जिससे क्या हो सके, चार्ज फ्लो हो सके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो देखो किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है, बट किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है, जस्ट ऑपोजिट, राइट। ओके, तो इतना बस आपको याद रखना है, ठीक। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी कंडक्टर में से चार्ज का फ्लो होना हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में। ओके, तो देखो चार्ज टू टाइप का होता है, एक होता है प्लस क्यू चार्ज, एक होता है माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो प्लस क्यू चार्ज कैसा होगा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें, ओके, अगर ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं चार्ज में जो प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा प्लस क्यू चार्ज से ऐसा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आउटर साइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो अगर प्लस चार्ज है तो उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो आउटसाइड होता है। अगर जो माइनस चार्ज है तो उससे क्या होता है, माइनस चार्ज से ये जितने भी चार्ज आएंगे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पूरे कहां पर आ जाएंगे, इसके इनसाइड। तो देखो प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस में अंदर आएगा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस होता है, राइट। ओके ओके, अब देखो अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसके बहुत सारे फील्ड लाइंस आउटसाइड होंगे। हम क्या करते हैं, एक ही फील्ड लाइंस को हम कंसीडर करते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इससे एक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में गया है, राइट। अब क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस में कोई एक चार्ज है क्यू, स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट चार्ज, बहुत ही स्मॉल चार्ज। तो जो पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज को अगर मानो इन्फिनाइट डिस्टेंस हमें इस पी पॉइंट में लाना है, ये प्लस क्यू है, और जो पॉइंट चार्ज है इसका भी नेचर कैसा होगा, प्लस नेचर का होगा। देखो अगर इस पॉइंट चार्ज को हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में लाना है तो दोनों का चार्ज सेम है, इसका मतलब रिपल्शन फोर्स होगा सेम चार्ज, प्लस प्लस रिपल्शन होगा, माइनस माइनस रिपल्शन होगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा। तो दोनों का नेचर सेम ही तो हो रहा है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ऑटोमेटिक फोर्स लगने वाला है यहाँ पर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वो इक्वल हो जाता है जितना इसमें फोर्स लगता है अपॉन चार्ज का, ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसको अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में लाएंगे तो एक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है। तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, राइट। तो ये जो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा इसका। ओके, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में हमें अगर कोई चार्ज को लाना है तो उसमें एक फोर्स लगेगा, तो रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ओके ओके, नेक्स्ट है
अगर हमें इन्फिनाइट डिस्टेंस में पॉइंट चार्ज को इस डायरेक्शन में लाना है तो इसमें कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा। तो ऐसे ऐसे अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में लाना है तो उसमें पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का मतलब क्या, पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा इसमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है अपॉन चार्ज का, ये हो जाएगा रेशियो कि इसमें दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, वो V डिफरेंस है, तो इक्वल किसके होगा, एक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है अपॉन एक चार्ज जो है, तो चार्ज इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। अब देखो ये तो होगा पोटेंशियल का। अब ये जो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये होता है वोल्ट। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हमेशा वोल्ट होगा। वर्क का जूल होता है, वर्क का जूल, एंड चार्ज का होता है कूलम, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लगाएंगे हम, F अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कि फोर्स कितना लग रहा है अपॉन चार्ज कितना है। बट अगर पोटेंशियल पूछेंगे तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होगा। तो ये दो फॉर्मूला हमें यहां से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ओम्स रूल। ओम्स ने क्या बताया था, एक रूल क्या था ओम्स का रूल या ओम्स लॉ। उन्होंने एक रिलेशन बताया था किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं V से। ओके, उसके इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और बताए थे रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या बताया था, एक रिलेशन। क्या रिलेशन है, उन्होंने बताया था कि अगर किसी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होगा, करंट से। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के लिए क्या लगाया उन्होंने, R लगाया था। दैट मींस V इक्वल टू क्या आ गया, I R। ये एक इक्वेशन है। ओके, पोटेंशियल इक्वल टू IR, I करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो अगर हम R को ट्रांसफर करें तो V बाई R हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये क्या होगा, V बाई R इक्वल टू I। ये भी क्या है उसका और एक इक्वेशन डिराइव हो सकता है। अगर हम यहाँ R को रखें, I को ट्रांसफर करें तो V बाई I इक्वल टू R, ये रिलेशन बताएंगे। अब देखो यहां पर जो V है, V का मतलब क्या होता है, यूनिट वोल्ट। V पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। जो करेंट का ऐसा यूनिट वो क्या होता है, M। करेंट का क्या होता है, एम्पियर। और रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ओम। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये V से। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ओम को एक ओम का सिंबल है तो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये है ओम्स रूल। ओम्स रूल यही है। तो उन्होंने क्या बताया था कि रिलेशन बताया था किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। ओके, तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो करंट को रोकने का काम करते हैं, राइट, अपोज करें करंट को रोकने के लिए। तो देखो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, देखो तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। एक कंडक्टर क्या है, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ हमने कम लिया है। दूसरा और एक कंडक्टर लिया है सेम मटेरियल का, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट अभी के इसका लेंथ को हमने बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ये लेंथ है, लेंथ जो है यहां पर कम है, बट यहां पर लेंथ बहुत ज्यादा है। अब इसमें दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, सेम कंडक्टिंग मटेरियल से। अब कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, तो सोचो, आप थोड़ा सोचो, अगर आपसे गेम खेला जाए
ओके, मान लो गेम में कंपटीशन लगा है, तो मैं बोलूं कि चलो यहाँ से कुछ लोग इस पार जाओ, आप यहाँ से जाओ, और कुछ लोग यहाँ से जाओ, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, पहले कौन पहुंच जाएंगे? तो आप बोलोगे सर इसमें, क्योंकि लेंथ कम है, जाने के लिए एरिया बहुत ज्यादा है। तो सेम करंट में वही होता है, करंट में जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इजीली करंट पास हो जाएगा, बट जैसे ही उसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ती क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट फ्लो कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ओके, ये रेजिस्टेंस अगर यहां पर कम हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, एक दूसरे का देखो ऑपोजिट साइन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा कम, एक दूसरे का ऑपोजिट दिख रहा है, राइट। बट लेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब लेंथ बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब लेंथ कम होगा। ओके, तो देखो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ का। लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, बट ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसका? एरिया का, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया, ये 1 है। ओके, तो इन दोनों से हमें कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है? ये जो दोनों फॉर्मूला को अगर हम ऐड कर दें तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल के साथ है, बस इनवर्सली प्रोपोर्शन ए के साथ है। ये एक फॉर्मूला मिला है। अब मेटल के लिए, अगर ये मेटल है, कंडक्टर है, तो इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, जो हर मेटल का फिक्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो, इसका सिंबल क्या है? इसको रो बोलते हैं, राइट। रो इनटू क्या हो गया? एल अपॉन ए। तो ये होता है फॉर्मूला। ये सारे मेटल्स का ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? वो फिक्स रहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो सभी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये अपना आ गया रेजिस्टिविटी का, ओके, दैट मींस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब चाहो तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे ये R इक्वल टू रो एल बाय ए है, आपको रो फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये R ऊपर चला गया, ए नीचे चला गया, एल इक्वल टू क्या आ गया? रो। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है रिलेशन रेजिस्टिविटी एंड इसमें रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को क्या करना, हमें कंबाइन करना है। तो 2 टाइप से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम? सीरीज में। तो देखो आपको पता है कि रेजिस्टर का जो सिंबल है कुछ ऐसा है। ओके, ये कुछ रेजिस्टर है, राइट। अब इस सर्किट में हमने यहां चलो लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया। अब इसमें की लगाना है, चलो यहाँ पर की लगा दो, लगाना है तो लगा दो, हो गया एक की। अब जैसे ही ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अब देखो रेजिस्टर है, ये कौन सा है? मान लो R1, ये इसको ले लो, R2 इसको ले लो, R3, राइट। करंट, यहाँ पर करंट कितना है? ये I करंट जा रहा है, तो सब में करंट तो सेम ही, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट तो सेम रहेगा। बट यहाँ पर देखो, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पर एक पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल। तो यहां से यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या मिलेगा? V1। ओके, यहां से यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या मिलेगा? V2। और यहां से यहाँ पे एक पोटेंशियल क्या मिलेगा? V3। क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में ही मिलता है हमें पोटेंशियल। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जितना बनेगा उतना हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है वो किसकी इक्वल है? V1 प्लस V2 प्लस V3 का। ओके, अब चलो यहाँ पर कितना है देखते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
V इक्वल टू I R। ओके, ये था ओम्स लॉ। ठीक, अब इसी इक्वेशन का अगर यूज करें यहां पर, तो देखो यहां पर क्या है, पोटेंशियल, ये क्या है V1, I कितना है, I तो सब में सेम है, तो I1, यहाँ पर R कितना है, R1 है। ओके, देन यहां पर आ जाओ, पोटेंशियल कितना है, V2 है। ओके, करंट सेम है तो I का I, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ये R2, अब इसमें आ जाओ, पोटेंशियल कितना है, V3, I तो सेम है, रेजिस्टेंस R3 है। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक जगह पर पोटेंशियल कितना है आपने निकाल लिया। अब देखो नेट पोटेंशियल कितना है, टोटल जो पोटेंशियल होगा वो इन सारे पोटेंशियल को प्लस करोगे तभी आएगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सारे वैल्यूज को पुट कर दो, V1 के जगह I R1 प्लस V2 के जगह I R2 प्लस V3 के जगह I R3। तो इस सब में देखो I कॉमन है, तो I निकाल दो, कॉमन आउट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये क्या आ गया, V का वैल्यू। कौन सा इक्वेशन ले लो, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर कंपैरिजन करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, देखो V और V इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो ये क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से इन दोनों पार्ट इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ये हो जाएगा I R इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो ये R इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें क्या करना है, जब हमें सीरीज में क्या दिया होगा, रेजिस्टेंस, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी रेजिस्टेंस होगा उन सारे रेजिस्टेंस को हमें ऐड करना होगा, जितना भी रेजिस्टेंस दिया होगा। अगर वो कैसे थे, सीरीज में एक के बाद एक है, हम सबको प्लस करेंगे तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये अगर एक बैटरी है, यहाँ पर एक की है, तो एक ही पॉइंट से क्या होगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा होगा। मान लो यहाँ पर कुछ लगा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक लगा है रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर कुछ लगा है, 3 लगा है। ओके, तो कहा ये एक ही पॉइंट से है। ओके, एक ही पॉइंट है यहाँ पर 2, जहां पर क्या लगा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये स्विच ऑन है, तो ये जब ऐसे करंट जाएगा, करंट क्या है I, अब यहां पर आने के बाद करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, कौन कौन सा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। 3 पार्ट में क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ 2 ही पॉइंट है, सबका इन दोनों पॉइंट का सेम है, तो मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलने वाला वाली क्या मिलेगा, V, क्योंकि 2 ही तो पॉइंट है, तीनों तो एक ही जगह से कनेक्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल सिर्फ एक ही मिलेगा, ओनली V। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है V इक्वल टू I R, बट यहाँ पर I तो डिवाइड हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो R को, तो ये I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। चलो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर I का वैल्यू यहाँ पर रखो, I1 इक्वल टू, पोटेंशियल सेम है तो V का वैल्यू सेम रख दो। R कितना है, फर्स्ट वाले में R1 है, तो ये R1 कॉमा। अब आ जाओ सेकेंड वाले में, यहाँ पर कितना करंट गया, I2 करंट, यहाँ पर पोटेंशियल V है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो ये आ गया R2 कॉमा। यहां पर कितना पोटेंशियल है, यहां पर कितना पोटेंशियल है, ओके, तो यहां पर ये जो करंट तो Y3 है, पोटेंशियल तो V है, रेजिस्टेंस तो R3 है। तो जहां पर जितना पोटेंशियल रेजिस्टेंस हमने एक पूरा एक के बाद एक लिख लिया। ओके, टोटल करंट कितना है, वो तो I है।
आई कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 पार्ट में। इसका मतलब है जो करंट है, अगर नेट करंट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, I1 का वैल्यू I1 पे जगह रखो तो ये V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू V अपॉन R2 प्लस V3 का V अपॉन R3। ओके, अब क्या करो, देखो इन तीनों में V कॉमन है तो V को कॉमन आउट करो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये किसके इक्वल है, करंट का, इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में I कॉमन है, इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I इक्वल है, I के जगह क्या लिख दो, V अपॉन R इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V क्या हो गया, कैंसर, तो यहाँ 1 बाई R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये अपना क्या है, इक्वेशन। मतलब अगर रेजिस्टेंस लगा है पैरेलल में तो पैरेलल में लगाए तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल का जो 10th में भी दिया है वो है जंक्शन रूल। 2 रूल है, तो लूप रूल नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ जंक्शन रूल दिया हुआ है। कौन सा रूल दिया है, जंक्शन रूल। ओके, तो इसमें क्या होता है जंक्शन रूल में कि जितने भी करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट में आएंगे, मान लो यहां से कुछ करंट आया, यहां से कुछ करंट आया, तो क्या आया, मान लो I1 आया, यहां से I2 आया और वो निकल गया इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में निकल गया। तो जितना करंट आएगा यहाँ इस पॉइंट में, जंक्शन में, उतना ही चला जाएगा। तो गया मान लो ये I3 है, इसका मतलब ये I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, I3 का। ओके, राइट। अगर ऐसे होता कि मान लो यहाँ पर आया 2, गया यहाँ पर 3 पार्ट में, ये गया I4 में, यहाँ पर गया I5 में। ओके, तो ये जंक्शन रूल में क्या होता है, जितना आया है, ये 2 डायरेक्शन से आया है, एरो साइन से देखना है, तो ये I1 प्लस I2 कितने इक्वल होगा, जितना डायरेक्शन वो चले गए हैं। तो ये गया है I3 में, गया है I4 में, गया है I5 में। तो इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ का जंक्शन रूल। जितना करंट आएगा उतना ही चला जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये कौन सा है, किरचॉफ का जंक्शन रूल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट मतलब हीट इफेक्ट। इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, ओके, लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, वो डिवाइस थोड़ा सा हीट हो जाता है। वो जो हीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब बहुत टाइम तक करंट फ्लो होगा किसी सर्किट में तो कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, आउटसाइड में लॉस हो जाता है। उससे क्या होता है, वो डिवाइस हीट होता है, राइट। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, हीट, जो हीट होगा वो किसके ऊपर। तो देखो आपने पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Q इक्वल टू क्या हो गया, I एंड T। इसका मतलब जो ये Q है वो किसकी इक्वल है, I इंटू टी का इक्वल है। ओके, दूसरा आपने इक्वेशन करा था कौन सा, पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाई चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W इक्वल टू V Q या फिर Q V। तो जो वर्क डन होता है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q V होता है। Q का वैल्यू उठा के यहां रख दो तो ये क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा I T एंड V आ जाएगा। चलो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। ओके, अब ये V का वैल्यू कहां से आएगा, V का वैल्यू आप ले लो ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू I R। ओके, तो ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू टी इंटू I R।
आई इंटू आई, क्या हो गया, आई का स्क्वायर टी इंटू आर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू है मतलब जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये डब्ल्यू किसके इक्वल है, हीट के। जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ही वो डिवाइस हीट होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी एंड आर। तो देखो वो हीट एनर्जी डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो होता है, कितना टाइम तक, और उसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होता रहेगा वो डिवाइस उतना ही ज्यादा हीट होगा। ओके, तो ये है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में अगर लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिवाइस हीट होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट करेगा। ओके, एनर्जी लॉस्ट करेगा किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई भी पावर डिपेंड करता है कि कोई भी काम हो वो कितना फास्ट कर सकते हैं, कम टाइम में कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा कम टाइम उसकी पावर ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर यानी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी दैट मीन्स जितना ज्यादा वर्क करेगा बहुत ही कम टाइम में उसका पावर ज्यादा होगा। वर्क ज्यादा होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। ओके, अब देखो वर्क के लिए अभी हमने देखा एक फॉर्मूला, क्या देखा था, ये था V इंटू आई टी। ओके, अभी देखे अपने फॉर्मूले को, इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी से टी कैंसिल, क्या आ गया, V इंटू आई। मतलब अगर इलेक्ट्रिक पावर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या करेंगे, पोटेंशियल इंटू करेंट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आ जाएगा कि हमारे पास टोटल पावर कितना है। उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, जो पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। ओके, ये होता है पावर का एसआई यूनिट।